नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी मैं अमेरिकी थिंक टैंक के विचार पढ़ रहा था। उनका कहना है कि किसी ने नहीं सोचा था कि भारत के इतने तीव्र हमले पाकिस्तान के एयर बेस पर होंगे। और ये तो आप जानते ही हैं कि जो 10-11 एयर बेस पर हमारी तरफ से अटैक हुए थे, वो केवल 23 मिनट के भीतर हुए थे। सभी 11 एयरबेस पर केवल 23 मिनट में अटैक हुए थे और इनमें से कुछ में तो गहरे गड्ढे कर दिए थे रनवे पर, और कुछ की ऑपरेशनल हालत खराब कर दी थी। उनके बिल्डिंग्स पर और जो उनके हैंगर थे वहां पर भी अटैक किए गए। अभी भी उनके कई हवाई अड्डे ऑपरेशनल नहीं हुए हैं। तो ये जो अमेरिका का थिंक टैंक है, क्या ये भी भारत की ताकत को लेकर के किसी तरह के वहम में था? क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये बदला हुआ भारत है, तो बहुत सारे लोग, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस करती है या विरोधी दल करते हैं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। और ये इनको पुरानी आदत है, बीमारी है। ये लोग तो खैर मजाक उड़ाना तो छोटी चीज हो जाती है, ये लोग लिटरली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां बकते हैं। और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी तरह तरह की टिप्पणियां, तरह तरह से उनको परेशान करने वाली स्थितियां परिस्थितियां थी, क्योंकि तब यहाँ मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की, यूपीए की सरकार थी, यानी सोनिया गांधी की सरकार थी। वहां भी साजिशें चलती रही और यहाँ भी जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की खुराफातें, कांग्रेस की बदजुबानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे। और चूंकि देश की जनता ये देखती है, और जो कुछ आप इस तरह से मजाक उड़ाते हैं, प्रधानमंत्री को बातूनी बताते हैं, उनको जुमलेबाज बताते हैं, यानी उनकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, वो जो देश के लिए कर रहे हैं उसकी गंभीरता कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को तहस नहस करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता उसी के साथ है जिसकी छवि वैसी हो। चूंकि नरेंद्र मोदी एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर भी, प्रधानमंत्री के तौर पर भी एक प्रामाणिक नेतृत्व दे चुके हैं, बदलाव करके दिखा चुके हैं, ये कैसे बदला हुआ भारत है ये साबित भी कर चुके हैं। और अब तो कुछ और प्रमाणित करने की आगे आवश्यकता होगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिकी थिंक टैंक ये कह रहा है कि सब, किसी को भी तो उम्मीद नहीं थी कि भारत की क्षमता इतनी प्रहार करने वाली है कि वो बहुत कम समय में 10-11 उनके एयरबेस को साफ कर दे, खाक कर दे और उनको ऑपरेशनल लायक ना छोड़े। कई चर्चाएं इधर चल रही हैं, उनमें से मैं 2-3 चीजों का जिक्र करूंगा इस प्रोग्राम में। जब से पाकिस्तान को सबक सिखाया है और पाकिस्तान जब से घुटनों पर आया है, तब से जो चिल्ल मची हुई है और जो जिन जिनको परेशानियां हो रही हैं उनका जिक्र मैंने दोपहर में जो एक वीडियो बनाया था, जो मैं कर्नल अजय रैना के साथ करने वाला था, और रैना साहब नेटवर्क सही ना होने की वजह से जुड़ नहीं पाए, उसमें भी मैंने ये बताया था कि चीन के भी पेट में मरोड़ उठ रही है, क्योंकि उसके जो रडार थे पाकिस्तान के पास, उनको भी हम लोगों ने जाम भी किया और उनको ऑपरेशन ऑपरेशनल छोड़ा ही नहीं, तबाह कर दिया। इसी तरीके से जो चीन का लड़ाकू विमान, जिसको फिफ्थ जनरेशन का कहता है, JF-17, उसको हम लोगों ने गिराया। अमेरिका का F-16 ये तब भी गिरा था जब
अभिनंदन ने मिराज से उड़ान भरी थी। बालाकोट पर जब हमने अटैक किया था पुलवामा के बाद, तो उसके अगले दिन पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत हुई थी हमारे कुछ सैन्य ठिकानों पर अटैक करने की। तो अभिनंदन ने मिराज से ही F-16 को गिरा दिया था। और तब इसको लेकर के बड़ी बहस हुई थी कि वो F-16 ही था, नहीं था, क्योंकि अमेरिका को तब भी लगा था कि अगर एक मिराज हमारे F-16 को गिरा सकता है, तो फिर इसकी जो मार्केटिंग है वो पूरी खराब हो जाएगी और फिर आगे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा नहीं उनको खरीदने में। और यही हाल चीन का है। चीन के जो रडार थे वो खिलौने साबित हुए, जिसको फिफ्थ जनरेशन विमान बताता है, जंगी जहाज बताता है, उसको हमने टारगेट किया, गिरा दिया। अमेरिका का F-16 गिरा दिया। लेकिन ये हमारे नेतृत्व की परिपक्वता भी है, एक पर्देदारी भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने इन जहाज़ों के नाम लिए नहीं, ताकि इनकी दोनों की किरकिरी ना हो। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने किरकिरी करवाई है अपनी लगातार झूठे बयान दे करके कि साहब मध्यस्थता हमने की, सीज़ फायर हमने कराया, ट्रेड की हमने धमकी दी, उसमें भारत और पाकिस्तान आ गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर में मध्यस्थता करने को तैयार हूँ, हज़ारों साल पुरानी समस्या का समाधान कराने के लिए तैयार हूँ। उससे ट्रंप की छवि खराब हुई। ट्रंप ने अपनी विश्वसनीयता दिल्ली की नज़रों में गिरा ली है। थोड़ा बहुत जो एक थोड़ा शर्म लिहाज था, उसको ख़त्म कर दिया है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? और मैंने ये बात क्यों कही कि नरेंद्र मोदी के तीर में कई तर्कस में कई तीर हैं अभी। ये हम अतीत में भी दिखा चुके हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दृढ़ता है, दृढ़ इच्छा शक्ति है और फैसले लेने की जो एक उनमें काबिलियत है और विशेषता मैं कहूँगा कि है, अतीत में भी हम लोगों ने, वो चाहे ट्रूडो हो, कनाडा का बिगड़ैल प्रधानमंत्री जिसने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर के ऐवे मुंह उठा करके कह दिया था कि निज्जर की हत्या में भारतीय स्टेट का हाथ है, और चाहे ये मालदीव का पिद्दी सा जो है मालदीव, उसका राष्ट्रपति मोइज्जू हो, जो बीजिंग पहुंच गया था और चीन के साथ जो है पींगे बढ़ा रहा था भारत को नीचा दिखाने के लिए। आज कहाँ है ट्रूडो? ट्रूडो घुस गया, चला गया, सत्ता से बेदखल हो गया। ये अलग बात है कि उसकी पार्टी बाद में जीती, लेकिन वो ट्रूडो की नीतियों की वजह से नहीं, बदजुबानी और गलत बयानी की वजह से नहीं। जो उनकी जगह नए प्रधानमंत्री आए हैं, जो अर्थशास्त्री भी हैं, जिनके पास विजन भी है, उनकी वजह से उनकी पार्टी को बहुमत मिला और वो फिर से सत्ता में आए। मोइज्जू का क्या हुआ? मालदीव, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, और जिसकी सांसें भी भारत द्वारा दी जा रही ऑक्सीजन से चल रही हैं। जैसे ही उनकी बदजुबानी की के बाद, उनके मंत्रियों की बदजुबानी के बाद हमने अपना हाथ खींचा, वैसे ही मोइज्जू जो है वो घुटनों पर आ गया, पूरी सरकार घुटनों पर आ गई, क्योंकि उनको पता है कि बीजिंग की दूरी उससे कितनी ज्यादा है। दो उदाहरण हमारे सामने हैं। तीसरा उदाहरण मैं नेपाल का भी दे सकता हूं, लेकिन वो इस समय इतना रिलीवेंट नहीं है। बीच में ओली के दिमाग खराब हुए थे जब पहली बार प्रधानमंत्री थे, और ये चीन की गोद में बैठ करके चीन की जो इनके यहाँ राजदूत थी, उसके बहकावे में आकर के भारत के खिलाफ तरह तरह के पाखंडपूर्ण हरकतें कर रहा था, नए नए नक्शे जारी कर रहा था, जिसमें काला पानी और दूसरी जगहों को नेपाल के नक्शे में दिखा रहा था। वो बाद में थोड़ा सा भी हाथ उमेठा तो वो सीधे हो गया। वो उनको भी हटना पड़ा था अपने प्रधानमंत्री पद से। और अभी एक और है बिगड़ैल, मोहम्मद यूनुस।
5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करके, और ये भी तब की अमेरिका की जो बाइडेन सरकार थी उसके पिट्ठू हैं। उन्हीं की मर्जी से ये कार्यकारी बने, मुख्य सलाहकार बने, यानी वो सारी पावर एंजॉय कर रहे हैं जो एक चुना हुआ प्रधानमंत्री करता है। और इसके आने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह की बर्बरता हुई है, क्रूरता हुई है, उनके घरों को जलाया गया, उनके धर्म स्थलों को तोड़ा गया, जलाया गया, उन पर अटैक किए गए, हिंदुओं की बहू बेटियों के साथ तरह तरह के अत्याचार हुए, यौनाचार हुए, और जो हिंदू अधिकारी थे वहां की सरकार में, उनसे जबरन इस्तीफे लिखवाए गए। यानी कट्टरपंथियों ने जमात से लेकर के और तमाम जितने भी, और शुरू में बीएनपी वगैरह भी उसमें शामिल थे, इन सब ने मोहम्मद यूनुस के सत्ता पर काबिज होने के बाद जो भारत को चिढ़ाने के लिए और पाकिस्तान की गोद में बैठने के लिए हरकतें की थी, अब पाकिस्तान की कुटाई और पिटाई के बाद बहुत सारे लोगों ने अब ये सवाल उठाने शुरू किए कि भाई अब अगला नंबर किसका है। दोपहर में ही मेरी बात हो रही थी भाऊ तोरसेकर से, कल उनके साथ संभवतः हम लोग प्रोग्राम करेंगे, और बड़ी पते की बात कही, और जो उनका ह्यूमर है वो तो लाजवाब है। उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही है जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, जैसे किसी बकरे की खाल उतार करके दुकानदार कई बार दुकान के आगे उसको लटका देते हैं हैंगर पर, और जो उसकी खाल उतारने वाला होता है फिर वो तय करता है कि इसकी बोटी बोटी करके इसको बेचना है या कैसे बेचना है, क्या करना है इसका। तो बोला वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से पाकिस्तान की खाल उतार करके उसको लटका दिया है कि देखो पूरी दुनिया देखते रहो इसको कि हमने इसकी खाल उतार दी है। अब अगला बकरा कौन है? ये अगला बकरा जो है वो बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस होगा, या ये तुर्की का राष्ट्रपति तैयब ई अर्दोगन होगा। क्योंकि अर्दोगन ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से इस युद्ध में खुल करके अपना शिप कराची के पास ला करके खड़ा कर दिया, और करीब 300 के आसपास ड्रोन पाकिस्तान को दिए, वो सब किसी से छुपा है क्या? और बाद में भी जो बयानबाजी हुई है अर्दोगन की तरफ से, भारत तो वो देश है जिसने जब वहां भूकंप आया था तो दुनिया के जो देश वहां मदद का हाथ लेकर के पहुंचे थे, उनमें शुरू के 2-3 देशों में भारत भी शामिल था। हम लोगों की टीमें वहां पहुंच गई थी रक्षा सुरक्षा के लिए, मदद का हाथ बढ़ाने के लिए। लेकिन ये कश्मीर को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बकवास करते रहे हैं, पाकिस्तान का साथ देते रहे हैं, और इन्हीं की देखा देखी अजरबैजान की तरफ से भी इसी तरह की हरकतें हुई। हालांकि वो भी अगेन मैं कहूंगा कि उसकी हालत वैसी ही है जैसी मालदीव की है। बहुत छोटा देश भी है और कोई बहुत ताकतवर भी नहीं है। अजरबैजान में, मकाऊ वगैरह में हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग छुट्टियां बिताने और चले जाते हैं, लेकिन अगर हमने हाथ खींच लिया, यानी पर्यटकों को जरा सा भी इशारा कर दिया, जैसे मालदीव के बारे में प्रधानमंत्री ने किया था, बस एक रमणीक स्थल पर जाकर के थोड़ा सा उन्होंने समय बिताया था, और उसके बाद ये जो बकवासबाजी शुरू हुई थी मालदीव के मंत्रियों की तरफ से, उसके बाद जो उसका हश्र हुआ है वो सबके सामने है। तो थोड़ा इशारा करने की जरूरत ही है। और मैं तो आंकड़े देख रहा था कि ये टर्की में जो हमारे पर्यटक हैं उनकी तादाद इतनी ज्यादा है, वो करीब 30 लाख के आसपास पर्यटक वहां जाते हैं,
और बहुत बड़ा संबल भारत की तरफ से उसको मिलता रहा है। इसके अलावा भी उससे जो मार्बल आयात किया जाता है, कुछ दूसरी चीजें आयात की जाती हैं, अगर भारत ने जरा सा हाथ खींच लिया तो ये जो भाईजान की भूमिका में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, उसको अपना शिप की सेवाएं दे रहा था, ड्रोन दे रहा था, ये भी बहुत बड़ी चोट खाएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी चोट उसको मिलेगी। और मुझे लगता है कि अर्दोगन का नंबर है अगला। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग वहां पर होती रहती है। एक बार आमिर खान भी इनके साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया था, इनकी बीवी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया था। तो अगर भारत सरकार ने थोड़ा सा भी इशारा कर दिया तो एर्दोगन का तो इलाज हो जाएगा। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी के बाद भारत के रुख में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख में आए बदलाव का प्रश्न है, वो साफ साफ दिखाई देना शुरू हो चुका है। अभी 25 मार्च को ट्रंप ने भारत पर एल्यूमिनियम पर, स्टील पर, कुछ दूसरी चीजों पर 25% के आसपास टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। 25% टैरिफ लगाया था। भारत अभी खामोश था, लेकिन सोमवार को भारत पहुंच गया है सीधे WTO, और वहां पर उसने एक चिट्ठी दी है। और WTO का ये कहना है कि अमेरिकी टैरिफ के चलते भारत से 7.6 अरब डॉलर के सामान का आयात प्रभावित होगा, जिससे 1.91 अरब डॉलर का टैरिफ आएगा। और इसके जवाब में टिट फॉर टैट वाली नीति अपनाते हुए अब मोदी सरकार ने अमेरिका से आने वाले सामानों पर इतना ही टैरिफ लगाने का प्रस्ताव WTO को दे दिया है। और इस नोटिस में भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कहा है कि अमेरिका के खास सामानों के ऊपर जो हम रियायत दे रहे थे उनको हम खत्म कर रहे हैं, और आयात शुल्क जो है हम बढ़ाने जा रहे हैं। और इनमें सेब है, बादाम है, अखरोट है, नाशपाती है, रसायन समेत कुल मिलाकर के 29 सामानों की लिस्ट भारत ने थमा दी है WTO को। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो हिमाकत की है, अब ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने, चूंकि वो ना नई दिल्ली का लिहाज कर रहे हैं, ना जो वो राग अलापते हैं कि मोदी मेरे मित्र हैं, उसका कोई लिहाज कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि फिर हम लिहाज क्यों करें? तो फिर तो सीधे नाक पकड़ो ना जा करके। और वही मुझे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार करती हुई दिखाई दे रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।